दिन भर तारीख 12 मई दिन गुरुवार। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। श्रीलंका में नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति, विरोध प्रदर्शन जारी। मेरा कंट्री में खाना भी अच्छा नहीं है, पेट्रोल नहीं है, वो डॉलर पैसा भी नहीं है। क्या श्रीलंका का संकट सबक की तरह है? आखिर क्या सीखे भारत? जब आप पॉलिटिकल डिसीजंस लें, आप इकोनॉमिक डिसीजंस लें, नीतिगत फैसले लें, तो इसमें एक वाइड रेंज ऑफ ओपिनियन को आपको कंसल्ट करने की जरूरत है। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में जिला अदालत का फैसला, सर्वे की दी इजाजत। और पुलित्जर सम्मान मिलने पर क्या बोली श्रीनगर की रहने वाली युवा पत्रकार सना इरशाद मट्टू। जो ही मैंने फ़ोन खोला वहाँ पे मैसेज है और मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया एंड ही इज़ लाइक आपने देखा नहीं, अभी आपको अवार्ड मिला है, आपको पुलित्जर आपने जीता। तो मुझे तो लगा मैं सपने में ही हूँ। सब आगे, लेकिन पहले बीबीसी समाचार। सबसे पहले खबर आ रही है कि श्रीलंका में यूनाइटेड नेशनल पार्टी के नेता रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए हैं। इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बाकी समाचारों की तरफ रुख कर लेते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ताजमहल के 22 बंद दरवाजों को खोलने वाली याचिका खारिज कर दी है। सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि ताजमहल के ऊपरी और निचले हिस्से में बंद करीब 22 कमरे खुलवाए जाएं और पुरातत्व विभाग को उन कमरों में मूर्तियों और शिलालेखों को खोज करने के आदेश दिए जाएं। कोर्ट ने कहा कि हम ऐसी याचिका पर विचार नहीं कर सकते। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है कि वो इस मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। टाटा सन्स के कैम्बेल विंसल को एयर इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। कैम्बेल विल्सन 50 साल के हैं और इससे पहले सिंगापुर एयरलाइंस की सहायक कंपनी स्कूट में सीईओ थे। पाकिस्तान में लाहौर की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत सभी अभियुक्तों को 14 मई को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है। उसी दिन उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की जाएगी। शहबाज शरीफ और उनके बेटों हमजा और सुलेमान शरीफ पर पाकिस्तान की जांच एजेंसी FIA ने नवंबर 2020 में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमा दर्ज किया था। बाद में 14 और लोगों के नाम को FIR में जोड़ा गया था। फिनलैंड के नेताओं ने कहा है कि उनके देश को बिना देरी किए नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन करना चाहिए। राष्ट्रपति सॉली निनिस्तो और प्रधानमंत्री सना मरीन ने गुरुवार को कहा कि नेटो की सदस्यता उनकी सुरक्षा को मजबूत करेगी। रूस ने इस पर ऐतराज जताया है। फिनलैंड की 1300 किलोमीटर लंबी सीमा रूस से लगती है और नेटो में जाने के बाद रूस से सटी सैन्य गठबंधन की सीमा लगभग दोगुनी हो जाएगी। चीन की सरकार ने घोषणा की है कि कोविड नियंत्रण के लिए वो अपने नागरिकों की सभी गैर जरूरी विदेश यात्रा को अब प्रतिबंधित करेगा। नए पासपोर्ट जारी करने पर भी अब लिमिट लगाई जाएगी। 2019 में 15 करोड़ से अधिक चीन के लोग विदेश गए थे। 2020 में जब कोविड की शुरुआत हुई तो ये संख्या घटकर 2 करोड़ हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूक्रेन में उन सबूतों की जांच करने के लिए जिनेवा में एक आपातकालीन सत्र आयोजित कर रही है, जिसमें कहा गया था कि ये युद्ध अपराध हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाशलेट ने कहा है कि हाल के हफ्तों में राजधानी कीव के उत्तर से 1000 शव बरामद किए गए थे और कई तरह के सबूत मिले थे। परिषद सत्र के बाद मतदान से यह तय करेगी कि क्या रूसी सेना के कब्जे वाले क्षेत्रों में हुई घटनाओं की एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र जांच होनी चाहिए या नहीं। अमेरिकी कार निर्माता कंपनी फोर्ड ने कहा है कि वो भारत में इलेक्ट्रिक कार अब नहीं बनाएगी। इस फैसले के बाद कंपनी के लिए भारत से अधिकांश कामकाज को खत्म करने का उसका रास्ता साफ हो गया है। पिछले साल फोर्ड ने घोषणा की थी कि वो भारत में अपने दोनों बड़े प्लांट्स को बंद कर देगी, जिससे हजारों नौकरियां खतरे में पड़ गई थी। इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए कंपनी को सरकारी सहायता दी गई थी ताकि कामकाज चलता रहे, लेकिन फोर्ड इंडिया ने कहा है कि वो अब ऐसा नहीं करेगी। और दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी आरामको ने बाजार कीमत के आधार पर अमेरिकी टेक कंपनी एप्पल को पछाड़ दिया है। सऊदी अरब की आरामको अब दुनिया की सबसे अधिक मार्केट वैल्यू वाली कंपनी बन गई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को कंपनी ने $2.3 ट्रिलियन का कारोबार किया था। ये थी अब तक की बड़ी खबर और अब आज का कार्यक्रम दिन भर सुनेंगे। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा का डिजिटल कार्यक्रम दिन भर। मेरा नाम है अंजुम शर्मा और स्टूडियो संभाल रहे हैं राजेश चौहान।
और कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दूं कि एक बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि श्रीलंका में नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई है। नए प्रधानमंत्री अब हैं रानिल विक्रमसिंघे और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ हैं हमारे बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि रानिल विक्रमसिंघे कौन है जिनकी नियुक्ति इस बीच अचानक कर दी गई है। फैसल, आपके पास। अंजुम, ये एक अजीब सी बात है। पिछले दिनों जो श्रीलंका में उथल पथल मची हुई है, जो हिंसा का दौर चला, जिसमें हालात यहाँ तक आ गए कि प्रधानमंत्री को अपने घर से जो है वो सेना के निगरानी में जो है वहाँ से भागना पड़ा। इसी बीच में कोशिश की गई कि सजित प्रेमदासा जो हैं उनको बनाया जाए, जो कि वहाँ की मुख्य अपोजिशन पार्टी है, उनको प्रधानमंत्री के तौर पर, क्योंकि जो वहाँ के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे हैं वो काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे थे कि प्रधानमंत्री बने जी, लेकिन वो हो नहीं पाया और रनिल विक्रमसिंघे आखिरकार बनाए गए, प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। 5 बार पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं वो। और ये अजीब इत्तेफाक की बात है कि पहली बार जब 1993 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे, जबकि उस समय के राष्ट्रपति राणा सिंघे प्रेमदासा जो हैं वो LTTE के एक आत्मघाती बम हमले में मारे गए थे। उसके बाद जो अंतरिम सरकार बनी थी DB विजय तुंगा की, उसमें उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था और उसके बाद वो बार बार हटते रहे और बनाए जाते रहे। उसके बाद यानी कि 2001 में बने, फिर 2015 में बने, फिर उसके बाद फिर दोबारा 2015 और 19 के पीरियड में जो हैं वो उनको मैत्रीपाला सिरिसेना जो है राष्ट्रपति, उन्होंने हटा दिया, लेकिन उसके बाद फिर ये अदालत चले गए, अदालत में फिर बने और इस बार ये 6वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं ये। और अगर बात करें तो ये यूनाइटेड नेशनल पार्टी के हैं जी। और एक दूसरी बात ये है कि पिछला जो चुनाव हुआ था, संसदीय चुनाव, इसमें इनकी पार्टी को एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी। और श्रीलंका में एक वहाँ का एक प्रावधान है कि हर पार्टी अपना एक मेंबर नियुक्त कर सकती है, उसी में इनको एक सीट हासिल हुई थी, तो महज एक सीट ये जीत कर नहीं आ पाए थे और अब ये प्रधानमंत्री बन गए। हालांकि ये कहना चाहिए कि बहुत ही दिक्कत की और बहुत ही बुरे वक्त में आए हैं, बहुत ही मुश्किल हालात में। चुनौती भी उतनी ही 1949 में पैदा हुए थे, कोलंबो से पोस्ट ग्रेजुएट हैं और इनके बारे में ये कहा जाता है कि चाहे कितनी भी आलोचना हो, उसके बीच में इनके अंदर इतना शांति है कि ये शांत रहते हैं, जल्दी में किसी तरह का फैसला नहीं लेते हैं, राजनयिकों से बहुत ही अच्छे संबंध हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो श्रीलंका की जो एक मुश्किल रही है कि चीन और भारत के बीच रिश्तों को कैसे जो है एक तरह से बैलेंस करके रखे, वो जो है उसमें भी जो है रनिल विक्रमसिंघे को महारत बताई जाती है, तो ये उस वक्त बहुत काम आएगी जबकि भारत हो। लेकिन कमज़ोरी है कि ये जो निचला तबका है या गरीब तबका है, उससे एक तरह से ये कटे हुए हैं। मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ फैसल, क्योंकि हमारे साथ कोलंबो से जुड़ चुके हैं हमारे बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव। वो यहाँ से कोलंबो गए हैं और उनसे बातचीत करते हैं। नितिन, ये बताइए वहाँ पर इस समय कैसा माहौल है? अचानक से जब पता लगे रानिल विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री बना दिए गए हैं, तो लोगों में इस समय किस तरह का रिएक्शन है? देखिए, कल रात से इस बात के कयास लग रहे थे जब से यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं महिंदा राजपक्षे के भाई गोटाबाया राजपक्षे, उन्होंने जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि अब हम जो है एक नया सोल्यूशन निकालेंगे जिसमें एक कैबिनेट होगी जिसमें राजपक्षे परिवार के सदस्य नहीं होंगे, उन्होंने स्पेसिफाई किया था इस बात को। उसके बाद से सिर्फ 2 तरह की स्पेकुलेशन थी, एक थी रनिल विक्रमसिंघे को लेकर और दूसरी थी जो दूसरे बड़े यहाँ के नेता हैं साजिद प्रेमदासा। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो जाहिर सी बात है बहुत कमजोर प्राइम मिनिस्टर होगा, क्योंकि ना कोई पार्लियामेंट्री उस तरह से सपोर्ट है लोगों का, ना वो कोई इलेक्शन जीत के आया है और इस क्राइसिस में प्राइम मिनिस्टर बनना अपने आप में एक तरह से आग पर चलने वाली बात है। रनिल विक्रमसिंघे, जैसा कि अभी हमने सुना भी कि एक मॉडरेट फेस कहे जाते हैं, एक लिबरल किस्म के इंसान है जो पहले कई दफा प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनको वेस्ट में जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जहां पर श्रीलंका ने जिस तरह से अपनी इकोनॉमी को खराब तरीके से मैनेज किया है और आर्थिक संकट से जूझ रही है, उनसे निगोशिएट करने में, उनसे बार्गेन करने में एक अच्छा इंसान समझा जा सकता है। इस लिहाज से
उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। लेकिन लोग जो प्रोटेस्टर्स हैं जिनसे हमारी बात हो रही है सुबह से, वो सब ये कह रहे हैं कि वो इस कदम से नहीं रुकेंगे। वो चाहते हैं कि राष्ट्रपति राजपक्षे इस्तीफा दें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, हमसे इस बातचीत को साझा करने के लिए। इस बीच मैं आपको एक कुछ वहाँ के लोगों की बातचीत सुनवाता हूँ। आज नितिन श्रीवास्तव जब दिन में वहाँ पर विरोध प्रदर्शन के बीच पहुँचे थे और कर्फ्यू वहाँ पर लगने वाला था, उससे पहले उन्होंने कुछ लोगों से बातचीत की थी, जिसमें मशहूर क्रिकेटर कुमार संगकारा की पत्नी भी शामिल हैं। सुनते हैं उनसे क्या बातचीत हुई थी। They are still here protesting very peacefully, and what happened on the 9th was very unfortunate, you know. All I can say is that from here it's just peace. The message is peace. The message is peace from this side. Thank you so much for speaking to us. कोलंबो में, राजधानी कोलंबो में जो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहे हैं पिछले 1 महीने से ज़्यादा से, वो अभी भी जारी हैं। यहाँ पर तमाम हस्तियाँ हैं जो इस प्रोटेस्ट में आकर शामिल हो रही हैं। अभी हमने आपकी बात कराई, फॉर्मर फेमस क्रिकेटर श्रीलंका के कुमार संगकारा, उनकी वाइफ, वो यहाँ पर आई हैं। यहाली संगकारा लोगों से मिल रही हैं। ये स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर अभी भी हैं श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में, जहाँ पर पिछले 3 दिनों से टेंशन बढ़ा हुआ है। जब से पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के घर में प्रदर्शनकारियों ने आग लगाई, जब उनके अपने सपोर्टर्स और जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स हैं उनके बीच में झगड़ा हुआ था। आपका नाम क्या है? My name is Maureen Noor. Okay. Are you a part of the protest? Yes. For how long? कितने दिनों से हैं आप? Now maybe one month 2 days. 1 month 2 days. आपके घर में कौन-कौन है? Who all are at home? मेरा घर में मैं, मेरा बहन, मेरा बेटी और मेरा बहन का पति। इतने सारे लोग हाँ, हैं। इतने सारे लोग। प्रोटेस्ट आप क्या चाहती थी? आपको ये यहाँ श्रीलंका में जो राजपक्सा फैमिली का इतने दिनों से रूल रहा है, आपको क्यों लगता था कि आपको चेंज चाहिए? मेरा को चाहिए, मेरा कंट्री है ना, पूरा चेंज होना जाना का चाहिए, सिस्टम चाहिए मुझे। किस तरह का सिस्टम? डेमोक्रेसी तो श्रीलंका पहले से है। मेरा कंट्री में खाना भी अच्छा नहीं है, पेट्रोल नहीं है, वो डॉलर पैसा भी नहीं है, पूरा पैसा पूरा चोरी किया राजपक्सा लोग। खाना नहीं है, पेट्रोल नहीं है, बिजली भी नहीं है, स्कूल पढ़ाता नहीं है, इधर बच्चा लोग स्कूल भी पढ़ाता नहीं है। बहुत मुसीबत है मेरा कंट्री में, बहुत मुसीबत है मेरा कंट्री में। गोटाबाया जो है, ये आपका आरोप है कि उन्होंने चोरी की है। मेरा को पहले 3 दिन का पहले उल्लू का आया, ऐसे 2000 लोग का आया, उल्लू का लोग के महिंदा राजपक्सा का वो आदमी। 9th को आप कहाँ पर थे? टेम्पल टाउन के पास में। क्या हुआ वहाँ पर? इवेंट्स कैसे? उधर हम लोग पीस में इधर रहता, बाद में 2000 लोग का आया, उल्लू का लोग 2000 लोग का आया। मैं श्रीलंका में फ्लैग लेके गया, एक आदमी आया, बहुत गंदा बात किया, मुझे पकड़ा, मेरे फ्लैग ऐसे नीचे डाला, गत्ता मारा उन लोग। बाद में बोला तुम लोग को, मेरा प्रेसिडेंट बोला तुम लोग को मारो, तुम लोग को। उसके बाद वायलेंस शुरू हुई। वायलेंस शुरू हो गया। यूथ जो है, जो तमाम यूनियंस हैं, वो अभी भी बैनर्स के साथ यहाँ पर रोड के किनारे हैं। कर्फ्यू में रिलैक्सेशन था, इसलिए ये शहर में एकदम कियोस है, टोटल कियोस समझिए। हर जगह ट्रैफिक जैम है, क्योंकि अमीर गरीब बड़े छोटे सब लोग निकल पड़े। किसी की गाड़ियों में पेट्रोल नहीं था, किसी के घरों में दूध नहीं था, लोगों के पास दवाइयाँ नहीं थी। अब जो नए बैनर्स आए हैं वो ये है कि गोटाबाया जो महिंदा के बड़े भाई हैं, जो अभी प्रेसिडेंट के पद पर हैं, जिन्होंने ये कहा है कि राजपक्सा फैमिली का कोई मेंबर अभी कैबिनेट में नहीं होगा, उनके खिलाफ ये बैनर्स हैं। नितिन श्रीवास्तव थे, कोलंबो गए हुए हैं और वहाँ से आपको ये सारी जानकारी दे रहे थे। हीरेलाल रॉय लिख रहे हैं कि नए प्रधानमंत्री के हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है, उनके सामने चुनौतियां बहुत सारी हैं। बिल्कुल चुनौतियां बहुत सारी हैं, और क्या श्रीलंका में जो भी कुछ हुआ, क्या बाकी देशों के लिए वो सबक की तरह है? सरोज सिंह से मैंने यही बात की। सरोज सिंह बीबीसी के संवाददाता हैं, उनसे मैंने बात की और पूछा कि भारत को इससे क्या सीखने की ज़रूरत है। सबक हम 2 तरह के ले सकते हैं, एक आर्थिक और दूसरा है राजनीतिक। आर्थिक संकट में जो अर्थशास्त्री बता रहे हैं, उनका ये कहना है कि किसी भी देश को अपनी हालत अच्छी है या नहीं उसका अंदाजा लग सकता है पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार उस देश के पास है या नहीं। भारत की बात करें तो हमारे पास इस वक्त 12 महीने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है। अमूमन माना जाता है कि 7 महीने का हो तो आप सफिशिएंट है, तो उस हिसाब से हमारे पास पैसे अभी बहुत हैं बाहर से आयात करने के लिए। लेकिन परेशानी तब शुरू हो जाती है जब आयात बिल बहुत बढ़ जाता है। भारत का आयात बिल इस वक्त सबसे ज्यादा बढ़
बढ़ रहा है वो है तेल पर खर्चा करने से, क्योंकि हम सारा इंपोर्ट करते हैं बाहर के देशों से। तो सबसे पहला सबक ये कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार गिर तो नहीं रहा है, और गिर रहा है तो कितने महीने के रिजर्व्स हमारे पास हैं ये, और दूसरा आयात बिल। तेल के अलावा और किन किन चीज़ों पर हमारी निर्भरता ज़्यादा है? खाने के तेल वो भी हम बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, कोयला हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं जिससे बिजली बनती है, गोल्ड बहुत ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये सारे जो हैं वो भारत के इंपोर्ट बिल पर बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। तो अगर कोई भी ऐसी सूरत आती है जिसमें तेल में भारत आने में रुकावट पैदा होती है, जैसे अभी रूस यूक्रेन क्राइसिस में हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली हमारा इंपोर्ट बिल ऊपर चला जाएगा, और इंपोर्ट बिल जब ऊपर चला जाएगा तो आपके पास रिजर्व 5 महीने के एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं भले ही हैं, लेकिन आपको अचानक से खर्च करना पड़ेगा ज़्यादा, आपके पास पैसा कम बचेगा। ठीक, तो श्रीलंका का फॉरेक्स रिजर्व जो है वो धीरे धीरे कम होता चला गया, तो भारत सबक ये ले सकता है कि आपका फॉरेक्स रिजर्व पर्याप्त मात्रा में रहे। ये तो हुई आर्थिक बात। सरोज जी, राजनीतिक स्तर पर किस तरह से सबक हम ले सकते हैं? एक तो है सत्ता का केंद्रीकरण। राजपक्षे परिवार वहां पे कई सालों से सत्ता पे काबिज था, तो एक ही परिवार के इर्द गिर्द वहां की सत्ता घूम रही थी। यहाँ पे एक भारत की अगर हम बात करें तो परिवार के इर्द गिर्द तो नहीं है, लेकिन ऐसा ये कहा जा रहा है कि जो सरकार है इस वक्त केंद्र में, उनके पास जो इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए हैं या पॉलिटिकल जो फैसले वो लेते हैं, वो भी उनके भी सलाहकार बहुत लिमिटेड हैं, बहुत वाइड रेंज ऑफ ओपिनियंस उसमें नहीं है, ऐसा आरोप उन पर लगता है। तो ये एक सबक लेने की ज़रूरत है कि जब आप पॉलिटिकल डिसीजंस लें, आप इकोनॉमिक डिसीजंस लें, नीतिगत फैसले लें, तो इसमें एक वाइड रेंज ऑफ ओपिनियन को आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत है। और एक तीसरी बात जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वहाँ बहुसंख्यकवाद की राजनीति बहुत ज़्यादा हुई। वहाँ पे बहुसंख्यक अगर कहें तो सिंगलास को कहते हैं, और वहाँ पे तमिलियंस को वहाँ पे अल्पसंख्यक कहते हैं। तो जितनी भी राजनीति वहाँ हुई, भाषा की राजनीति कह लें या फिर जो कल्चरल राजनीति है, किस कल्चर को प्रमोट करना है, वो सारे बहुसंख्यकों को प्रमोशंस मिले, जिस वजह से जो अल्पसंख्यक है वो एलिनेटेड हो गए, और उससे सरकार का जो ध्यान था वो उन सब चीज़ों पे ज़्यादा पड़ा, इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ नहीं गया, जो कि भारत में भी इन दिनों आप देख रहे हैं, चाहे बात हिजाब की हो, चाहे वो लाउड स्पीकर की बात हो या मीट बैन की बात हो। तो इस तरह की चीज़ें हर राज्य में दिख रही हैं जिस पे ज़्यादातर हमारा फोर्स जा रहा है, और जो मेन क्राइसिस है बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, उसको कर्ब करने के लिए संस्थाएं थोड़े से पीछे दिख रही हैं। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये थी सरोज सिंह और बता रही थी भारत इससे क्या सबक ले सकता है। और अब चलते हैं सीधे उत्तर कोरिया की तरफ। चीन और उत्तर कोरिया दुनिया के 2 ऐसे देश रहे हैं जिन्होंने कभी अपने देश में कोरोना संक्रमण का डेटा शेयर नहीं किया, लेकिन फिर चीन को कोरोना से निपटने के लिए अपने देश में कठोर लॉकडाउन भी लगाना पड़ा। अब यही हाल जो है वो उत्तर कोरिया का हो गया है। देश में कोविड-19 का पहला संक्रमण का केस आ गया है, और उत्तर कोरिया ये स्वीकार कर रहा है कि उसके यहाँ अब कोविड पैर पसार चुका है। क्या है वहाँ के हालात, सुनिए सुशीला सिंह की आवाज़ में। उत्तर कोरिया में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद से देश भर में सख्त लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। देश के सरकारी मीडिया के अनुसार राजधानी प्योंगयांग में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले का पता चला है। हालांकि कितने लोग संक्रमित हुए हैं इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है। देश के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन अधिकारियों से आपात बैठक कर रहे हैं ताकि देश को इस स्थिति के लिए तैयार किया जा सके। KCN के मुताबिक ये सबसे बड़ी आपातकाल स्थिति है जिसने देश के क्वारंटीन नियमों को नाकाफी साबित कर दिया है। जानकारों का मानना है कि उत्तर कोरिया से भले ही पहली बार कोरोना संक्रमण की खबर आई हो, लेकिन देश इस संक्रमण से अछूता नहीं था। देश में लंबे समय से संक्रमण मौजूद रहा होगा। शाडो कैरोल कोरिया रिस्क ग्रुप के प्रमुख हैं, जो पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया में हैं। BBC से बात करते हुए उन्होंने संक्रमण की गंभीरता के बारे में बताया। Our sources in Pyongyang actually told us about the lockdown that had been imposed there a couple days ago, so we had some early indicators. प्योंगयांग में हमारे सूत्रों ने बताया था कि 2 दिन पहले वहां लॉकडाउन लगाया गया है, इसलिए हमारे पास कुछ शुरुआती संकेत थे कि वहां चल क्या रहा है। आपको याद होगा कि उत्तर कोरिया में किसी को भी टीका नहीं लगा। इसने विदेशी वैक्सीन ऑफर्स को भी ठुकरा दिया। हमने शंघाई में देखा कि जबरन लगाए गए टीके का असर भी नकारात्मक हो सकता है। उत्तर कोरिया के पास बचाव के लिए बहुत कम साधन हैं, इसलिए संक्रमण वास्तव में जंगल की आग की तरह फैल सकता है। उत्तर कोरिया ने अपने देश में कोई कोविड वैक्सीन प्रोग्राम नहीं चलाया। उत्तर कोरिया ने चीन में बनी वैक्सीन सिनोवैक और रूस में बनी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया था। उत्तर कोरिया ने कोरोना महामारी से दूर रहने के लिए जो सबसे अहम और पहला कदम उठाया था वह था अपनी सीमाओं को बंद कर देना।
महामारी से पहले शुरुआती चरण में ही उत्तर कोरिया ने अपनी सीमाएं बंद कर दी थीं। इसकी वजह से देश को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। सीमाएं बंद हो जाने से खाद्यान्न की सप्लाई बंद हो गई थी। महामारी के शुरुआती दौर में ऐसी कई रिपोर्ट्स आई थीं जिसमें देश में कोरोना के कई मामलों के होने को लेकर संदेह जताया गया था। आश्चर्य इस बात को लेकर भी जताया गया था कि पड़ोसी मुल्क दक्षिण कोरिया और चीन में कोरोना के मामले होने के बावजूद उत्तर कोरिया में कैसे कोई भी केस नहीं है। जानकारों का कहना है कि अगर उत्तर कोरिया कोविड के मामलों को स्वीकार करता है तो उसके परमाणु महत्वाकांक्षाओं में रुकावट पैदा हो सकती है। उत्तर कोरिया ने 1 दर्जन से अधिक प्रतिबंधित मिसाइल परीक्षण करने का दावा किया है, जिसमें एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल है। इस बीच चीन और दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है, लेकिन प्योंगयांग की ओर से अभी जवाब आना बाकी है। और अब उत्तर कोरिया से जरा म्यांमार की ओर रुख कर लेते हैं। म्यांमार में जब से तख्ता पलट करके सैन्य सरकार ने सत्ता पर कब्जा किया है, वहां एक और लोकतंत्र की बहाली के लिए आम लोग सड़कों पर उतरे हैं, तो दूसरी ओर सैन्य सरकार से मोर्चा लेने के लिए लोगों ने हथियारबंद समूह भी बनाए हैं। म्यांमार के चिन राज्य से कई लोग सेना से जान बचाकर भारत के मिजोरम में शरण लेने पहुंचे हुए हैं। इनमें कई विद्रोही भी शामिल हैं। मिली सुई और हिंग फ्यू भी ऐसे ही युवा हैं और सैन्य सरकार के खिलाफ हैं और फिलहाल मिजोरम में हैं। सुनिए उनकी कहानी बीबीसी संवाददाता आमिर पीरजादा से। जो एक बाजी प्यानाने भी ओ जो ए मडले त्याओ सोनो मालम बुआडे। 25 साल की मिली सुई की म्यांमार की सेना को तलाश है। उन्होंने म्यांमार में हो रहे प्रदर्शनों में हिस्सा लिया, जनता के चुने हुए नेताओं को रिहा करने की और लोकतंत्र बहाली की मांग की। जब सेना ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चला दी तो वहां से भागकर जंगल में छुप गईं। अब वो कैंप विक्टोरिया में रह रहे लड़ाकों की मदद कर रही हैं। साथ ही उनका हौसला बढ़ाने के लिए गाने भी गाती है। मैं क्रांतिकारी गाने गाती हूँ। हमारे देश ने बहुत कुछ सहा है, लोगों ने अपनी जान गंवाई है, कई लोग अपने परिवारों से जुदा हो गए और अब जंगलों में रह रहे हैं। जो सब ने सहा है वही मैंने सहा है, तो मैं अपनी भावनाओं को गानों के जरिए व्यक्त करती हूँ। अपने म्यूजिक वीडियोस के सहारे मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ कि म्यांमार में क्या कुछ हो रहा है, तो जागरूकता फैलाने का ये मेरा तरीका है। सुई अब मिजोरम में रहती है। उनका एक भारतीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। मिजोरम इन विरोधियों के लिए सुरक्षित जगह है। हिंगफ्यू एक विरोधी लड़ाके हैं। लोकतंत्र बहाली के लिए लड़ने वाले हथियारबंद समूह के सदस्य हैं। उनकी दुश्मन है म्यांमार की सेना, जिसने सत्ता पर कब्जा कर लिया है। हिंगफ्यू के अंकल को सेना ने मार डाला था, जिसके बाद उन्होंने हथियार उठा लिए। मेरे पिता गाय को खाना खिलाने गए थे, तभी सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और फिर चाकू से उनकी हत्या कर दी। सेना ने मेरे कई और रिश्तेदारों को मार डाला। मैं लगातार रो रहा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो इतने जालिम होंगे। अब उन्होंने अपने दूसरे घायल साथियों के साथ भारत में शरण ली है। जब से सेना ने सत्ता पर कब्जा किया है और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ धरपकड़ शुरू की है, तब से हजारों की संख्या में लोग भारत में शरण ले चुके हैं। आमिर पीरजादा मिजोरम से आपको बाकी लोगों की कहानी सुना रहे थे, जो म्यांमार से भागकर अब मिजोरम में शरण ले रखी है जिन्होंने। और अब रुख कर लेते हैं भारत का। बनारस के बारे में हमने आपको बताया था, ज्ञानव्यापी मस्जिद के बारे में। पिछले शुक्रवार को निरीक्षण और वीडियोग्राफी का काम वहां पर किया जाना था, जिसे लेकर विवाद पैदा हो गया था। मामला कोर्ट पहुंचा था और बुधवार को इस मामले में फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया था। आज सर्वे को लेकर जिला अदालत का फैसला आया।
फैसले में क्या कुछ कहा गया, इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं बीबीसी के संवाददाता अनंत झणाने, जो कि बनारस में इस समय मौजूद हैं और आज हम उनसे इस बारे में बातचीत करने वाले हैं। सीधे चलते हैं बनारस और बात करते हैं अनंत झणाने से। अनंत, ये बताइए आज कोर्ट ने क्या कहा और उसे लेकर क्या वहाँ के लोग खुश हैं? जी, कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि ये जो सर्वे जो थम गया था बीच में, क्योंकि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के लोगों ने गर्दी डाली थी। उन्होंने कहा था कि जो एडवोकेट कमिश्नर जो निरीक्षण कर रहे हैं वो निष्पक्ष नहीं है, लेकिन आज कोर्ट ने कहा कि नहीं, वो भी निरीक्षण करेंगे। उनके साथ एक अतिरिक्त एडवोकेट कमिश्नर को और नियुक्त किया जा रहा है। और कोर्ट ने कहा कि ये जो निरीक्षण है ये 8 बजे से शुरू होगा। ये भी एक दलील थी याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि उनको जो ज्ञानव्यापी मस्जिद के इर्द गिर्द बैरिकेडिंग है उसको पार करके अंदर मस्जिद के और तहखाने के अंदर सर्वे कराने की, निरीक्षण कराने की इजाजत दी जाए। तो कोर्ट ने कहा कि इसकी भी इजाजत है और उसका अगर ताला खुलवाना है या तोड़वाना है तो उसकी भी इजाजत कोर्ट देता है। और जिला प्रशासन जो है उसको इसके बंदोबस्त करने चाहिए, उसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर इस पूरी कार्रवाई के अंदर कोई बाधा डालता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और जरूरत पड़ने पर FIR दर्ज कर जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जाए। और एडवोकेट कमिश्नर की निष्पक्षता को लेकर कुछ बातचीत हुई क्या? जी, कोर्ट ने उसमें कुछ कहा नहीं है, क्योंकि जो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की तरफ से सबसे पहला ऑब्जेक्शन ये आया था कि जो एडवोकेट कमिश्नर पिछली बार जब निरीक्षण करने गए तो वो याचिकाकर्ताओं के वकीलों के निर्देशों पे निरीक्षण कर रहे थे वहां पे और उनके हिसाब से कर रहे थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने एक और एडवोकेट कमिश्नर को साथ में अपॉइंट किया है, उनको एक असिस्ट करने के लिए एक और वकील को भी लगाया है। तो कोर्ट ने जो पुराने एडवोकेट कमिश्नर थे अजय कुमार, उनको ना हटाते हुए एक अतिरिक्त एडवोकेट कमिश्नर और लगाया है इस ऑब्जेक्शन पे कि वो निष्पक्ष नहीं थे। जी, बहुत शुक्रिया। और अब बात पुलित्जर अवार्ड की। पिछले दिनों पुलित्जर सम्मान 2022 की घोषणा हुई थी। पुलित्जर पत्रकारिता का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी के साथ 3 पत्रकारों, जिनमें अमित दवे, अदनान बदी और सना इरशाद मट्टू शामिल हैं, उनको ये सम्मान मिला। सना इरशाद मट्टू जो हैं वो श्रीनगर की रहने वाली युवा पत्रकार हैं। कैसा था उनका रिएक्शन जब उन्हें पता चला कि उन्हें ये सम्मान मिला है और कैसी मुश्किलें उनके सामने आई? बीबीसी के लिए माजिद जहांगीर ने उनसे बात की। मुझे पुलित्जर का कोई आइडिया ही नहीं था, मतलब ऐसा कुछ है, होने वाला है, वो भी मुझे मिलेगा। मतलब मुझे तो कोई आइडिया नहीं था, मैं तो सोई थी, मेरा फ़ोन ऑफ था। तो बट जो ही मैंने फ़ोन खोला वहाँ पे मैसेज है और मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया, एंड लाइक आपने देखा नहीं अभी आपको अवार्ड मिला है, आपको पुलित्जर आपने जीता है। तो मुझे तो लगा मैं सपने में ही हूँ शायद, क्योंकि मैं सोई भी थी। तो आई वाज लाइक कि कुछ सच नहीं है, कुछ सपना सा है। तो वो स्टोरी को मिला, वो स्टोरी था कोविड की स्टोरी थी, जबकि इंडिया में बहुत बुरा हाल था। तो एवरीबडी लाइक जो रॉयटर्स के जर्नलिस्ट है हर इंडिया के पास से, लाइक दे वर ब्रिंगिंग द स्टोरीज़। तो मैंने कश्मीर से किया और कश्मीर में जो स्टोरी, जो फोटोग्राफ लाइक विच हैज़ बीन सिलेक्टेड, तो वो सम 180 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से, जहाँ मैं गई थी, वो टू रीच देयर टू सी मतलब वैक्सीनेशन और कहाँ पे है, लाइक सिचुएशन क्या है। तो वो बहुत एक फार फ्लंग एरिया था जहाँ हमें एक तो बाई फुट जाना पड़ा और हमें पोनीज़ के मतलब सहारा भी लिया और वहाँ पे हम पहुँचे। टू रीच देयर वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, सो इट वॉज चैलेंजिंग, बट आई गेस it was like it is worth like वहाँ पे जाना to you know to document। और इंडिया में भी जहाँ हम बात करेंगे, जहाँ दानिश थे जो अब नहीं है अभी हमारे साथ, बट इन स्पिरिट्स ही इज़ विद अस। तो उसका काम भी ऐसा था कि मतलब इट वाज लाइक सबकी नज़र आ गई कि इंडिया में सिचुएशन कितना ख़राब है। जो ये सिचुएशन है कश्मीर का, तो मतलब आप जो बड़े होते हैं एंड यू बिकम सेंसिटिव, तो आप कहाँ रहते हैं, तो इवेंचुअली मेरा ये क्लियर था पहले से ही कि जाना तो है, वहीं जाना है, बट एक पाथ ले लिया, डिग्री किया, कंप्लीट किया, फिर टू रीच समवेयर टू डू वर्क। लाइक चैलेंजिंग था इस हिसाब से कि हम देखते हैं यहाँ पे बहुत मेल डोमिनेटेड है ये जो फील्ड, पर्टिकुलरली फोटो जर्नलिज्म की अगर हम बात करेंगे तो इट्स हाईली मेल डोमिनेटेड। यहाँ पे आपको गिने चुने ही लोग मिलेंगे, गिने चुने लड़कियाँ ही मिलेंगी जो काम कर रही होंगी विद कैमरा। सोचा तो बिल्कुल भी नहीं था, इवन मुझे तो कोई आइडिया भी नहीं था ऐसा होगा। लेकिन हाँ, ऐसा है कि जब भी काम करती हूँ मैं, तो मैं वो ये सोच के नहीं करती हूँ कि इसको कल को कोई अवार्ड मिलेगा या ऐसा। काम मैं ऐसा करती हूँ कि
काम ऐसे होता है कि रिस्पेक्ट लाइक आई हैव टू डू इट ऑनेस्टली, लाइक हम जर्नलिस्ट है, जो भी ग्राउंड पे हो रहा है रिपोर्टिंग, जो भी ग्राउंड पे रिपोर्टिंग हो रहा है उसको वैसे दिखाए, तो मैंने वो दिखाया, एथिकली दिखाया, अच्छे से दिखाया, एंड टुडे लाइक इतना ये रिकग्निशन मिला, सो इट्स लाइक इट्स बिग थिंग। तो काम में ईमानदारी बरतनी चाहिए। आज का ये BBC दिन भर था। स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान, मेरा नाम है अंजुम शर्मा। कल आपसे फिर होगी मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।